नमस्कार। राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दो राज्य, दो शपथ और दो संदेश। ये संदेश क्या हैं, ये आज हम आधे घंटे आपसे चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जहां पर कि 8 अक्टूबर को इन राज्यों की जनादेश आ गए, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन अब यहां पर बारी है सरकार के गठन की। आज जम्मू कश्मीर में जनादेश के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है। यहां पर उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि सुरेंद्र चौधरी राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा 4 और मंत्रियों ने शपथ ली है। इनके नाम भी एक बार देख लेते हैं। सकीना इट्टू ये मंत्री बनी हैं। जावेद राणा, सतीश शर्मा, ये सारे जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और साथ ही अगर हम मंत्रियों की, बाकी मंत्रियों की बात करें तो सकीना इट्टू को यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा जावेद राणा को भी यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। तो ये कुल ऐसे मंत्री हैं, 6 मंत्री मुख्यमंत्री समेत यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जम्मू कश्मीर की सरकार की तस्वीर है। सतीश शर्मा को भी मंत्री बनाया गया है और जावेद अहमद डार भी मंत्री बनाए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर क्षेत्र की बात करें तो 3 मंत्री कश्मीर से आए हैं, 3 मंत्री जम्मू से आए। तो जो क्षेत्रीय संतुलन है इसको भी बिठाया गया है, ये खास तौर से ध्यान रखा गया है। तो मुख्यमंत्री समेत 4 जो है वो कश्मीर घाटी से हो गए, 3 मंत्री हैं वो जम्मू से, रीजन से हो गए हैं। तो ये इस तरह से क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कवायद भी यहाँ पर की गई है। तो आप देख लीजिए, जम्मू रीजन से 3 मंत्री हैं, सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा और जावेद राणा। ये 3 मंत्रियों को जम्मू क्षेत्र से लिया गया है। जबकि कश्मीर घाटी से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 मंत्री जो हैं वो मुस्लिम हैं और 2 मंत्री यहाँ पर हिंदू बनाए गए हैं। तो इस तरह से क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ धार्मिक संतुलन को भी साधने का प्रयास जम्मू कश्मीर के इस नए मंत्रिमंडल में किया गया है। और अगर हम आगे बात कर लें, जिस तरह से संतुलन साधा गया है इसको कैसे बढ़ाया गया है, तो इस पर क्या क्या कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से, इस पर भी एक बार नज़र डाल सकते हैं। क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल एक मंत्री पद मिलने से खुश नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते कहा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता मंत्रिमंडल की शपथ के दौरान शामिल होने के बावजूद इसमें शामिल नहीं हुए हैं। आगे क्या होगा, क्या कांग्रेस पार्टी को मनाया जाएगा? उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उनके लिए एक सीट यहाँ पर खाली रखी गई है और बाद में वो जब भी तैयार होंगे तो उन्हें इसके लिए उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी नाराज है? क्योंकि एक तरफ तो जहां इंडिया गठबंधन की एकता को दिखाने की कोशिश की गई, वहीं तमाम खबरों के बावजूद कांग्रेस का कोई नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आरपी सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉली शर्मा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, साथ ही नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। डॉली जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आज राहुल जी भी नजर आए, प्रियंका जी भी नजर आए, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर थे, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। क्या कारण रहा? देखिए, मुझे लगता है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने आके वहां एक बड़ा संदेश दिया है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल ठीक है और हम लोग आगे जो आप मंत्रिमंडल की बात कह रहे हैं उस पर भी बातचीत करके हल निकाल लेंगे। उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ये आज शपथ ग्रहण हुआ है, आगे मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हो जाएगी और इसका रास्ता निकल आएगा। जी, आरपी जी, आप किस तरह से देखते हैं इंडिया गठबंधन, उसकी एकता का संदेश देने का प्रयास वहां पर किया गया जब आज राहुल जी, प्रियंका जी दोनों वहां पर नजर आए, लेकिन मंत्रिमंडल में कांग्रेस का शामिल ना होना एक तरह से अब ये पूरी तरह से केवल और केवल एनसी की सरकार ही है? इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी पूरी एनसी की सरकार है और कांग्रेस की हिस्सेदारी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए या स्टेज पर खड़े होने के लिए है। इससे आगे इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और वो ठीक भी है, क्योंकि अगर 32 सीटें लड़ने को दी अलायंस में आपस में, और वह परजीवी ने सिर्फ कुल 6 सीटें जीती, वो भी वहां पे जीती जहां पर ऑलरेडी अमरुदुल्ला भी लड़ता तो भी जीतते। तो अगर उनकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है पूरे इस प्रोसेस में, जम्मू के रीजन से एक सीट नहीं जीत पाए, वो 29 के जी, 29 सीटें भाजपा लेकर गई सारी की सारी। तो दिखता है कि किस प्रकार का गठबंधन है। ठीक है, दिखाने के लिए वो शक्ल दिखाने के लिए या फोटो ऑप के लिए जरूर ठीक है, अपने मन में ख्याल बनाए रखने के लिए जरूर ठीक है, परंतु जी, हकीकत यह है कि जमीन पर
ये गठबंधन अब नाम मात्र का गठबंधन है। वो ठीक है, आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला साहब उनके भीख के कटोरे में एक की जगह 2 मंत्री डाल दें, बड़ी बात नहीं, परंतु उनको आज कांग्रेस की जरूरत नहीं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। जी नीरजा जी, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहले ही जो फैसला किया उसमें एक बड़ा संदेश देने का यह प्रयास किया कि न केवल जम्मू और कश्मीर के बीच में उन्होंने संतुलन बिठाया, बल्कि जिस तरह से एक उप मुख्यमंत्री का चयन उन्होंने किया और अपॉइंट किया है, उसके बाद उन्होंने कहा भी कि वो चाहते हैं कि जम्मू के लोगों को भी संदेश जाए कि वो भी सरकार में बराबर के हिस्सेदार हैं। पहला ही कदम आपको लगता है कि बहुत सकारात्मक है? देखिए, आपने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया, संतुलन। और एक ठहराव से ये सब किया जा रहा है। मतलब अंडरस्टेटेड है, लेकिन जम्मू को पूरा, हालांकि एनसी का जम्मू में इतना नहीं रहा, लेकिन इंडिपेंडेंस को भी उन्होंने लिया प्लेन से। तो हिंदू मुस्लिम का संतुलन है। साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, राजौरी, पुंछ, हर जगह के लोगों को लिया है ताकि पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो ये अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पॉजिटिव स्टार्ट है। और रीच आउट करना बीजेपी को नहीं, सेंटर को, कि सेंटर से कदम मिला के काम करना पड़ेगा। ये तो घंटों में, जीतने के घंटों बाद ही उमर अब्दुल्ला ने कहा था, और आज गवर्नर साहब ने भी उसी तरह की बात कही है कि हमारी तरफ से कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं होने वाला है। तो ये मैं मानती हूँ कि जो डिस्टिंक्शन किया है ना उमर अब्दुल्ला ने, कि एनसी वर्सेस बीजेपी अपनी जगह पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन दिल्ली और श्रीनगर को कदम मिला के चलना होगा कश्मीर के लिए, जो हम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। स्टेटहुड की बात है, यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं उमर अब्दुल्ला। रिलक्टेंट प्लेयर थे, खड़े ही नहीं होना चाहते थे असेंबली इलेक्शन के लिए, और उन्हीं को सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पे आई है। कांग्रेस का जहां सवाल है, उनको मुझे लगता है वो देखेंगे कैसे चीजें जाती हैं। हो सकता है उनको थोड़ा उनको ऑल इंडिया भी उनकी इमेज है, तो वो क्या नहीं चाहेंगे, सवाल जो उठता है, क्या नहीं चाहेंगे कि सेंटर के बहुत करीबी काम किया जाए, तो थोड़े को अपने को डिस्टेंस रख रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों वहाँ थे, इंडिया के और नुमाइंदे वहाँ थे। तो जैसा कि देश में आज फीलिंग है कि सब लोग चाहेंगे कि जो नया एक्सपेरिमेंट, नई सरकार आ रही है, उसको सफलता मिले, देश के लिए भी और कश्मीर के लोगों नीरजा के जी, लिए। तो आज हमने एक शपथ ग्रहण समारोह की बात की, कल एक दूसरा महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। यह है हरियाणा का, जहां पर बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली हरियाणा के इतिहास में बीजेपी पहली पार्टी बनी है। आज नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक के बाद उन्होंने इस फैसले की जानकारी भी दी। कल जो मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे, इसके जरिए भी बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती है, क्योंकि कल वाल्मीकि जयंती है। और अगर कुछ आंकड़ों की बात हम आपको करें तो बीजेपी के सबसे ज़्यादा जो 48 में से जीत करके आए विधायक, 9 विधायक वो एससी कम्युनिटी से हैं, और बीजेपी दलित वोटर्स को एक बड़ा संदेश यहाँ पर देना चाह रही है। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी नेताओं का अपना आकलन है कि हरियाणा में जो वोट डले हैं, इनमें से करीब 80% दलित वोट जो है वो बीजेपी के पाले में आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके जरिए बीजेपी महाराष्ट्र के दलित वोटरों को भी संदेश देना चाह रही है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहती है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर के दुष्प्रचार विपक्ष की ओर से किया गया, उसका जवाब हरियाणा के दलितों ने दिया है और अब महाराष्ट्र के दलित भी देंगे। और यही कारण है कि कल वाल्मीकि जयंती पर शपथ ग्रहण समारोह करने की तारीख चुनी गई है। आइए सुन लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और तो कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अब सवाल ये कि मंत्री कौन कौन बनेंगे। कई सारे नाम चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हर विधायक चाहता है कि उसको मंत्री पद मिले।
केवल पिछली सरकार के 2 ही मंत्री चुनाव जीत करके आ पाए, इसलिए नए मंत्रियों के बनने की संभावना ज़्यादा हो रही है। कई सारे नाम चल रहे हैं। अनिल विज जो कि बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो दावेदार हैं। अंबाला कैंट से जीत करके फिर से आए हैं, लगातार 7वीं बार उनकी जीत हुई है। विपुल गोयल फरीदाबाद से हैं, इनकी भी दावेदारी यहाँ पर काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। राव नरबीर बादशाहपुर से जीत कर आए हैं, इनकी भी दावेदारी है। कृष्णलाल पवार जो कि करनाल से जीत कर आए हैं, इनकी भी दावेदारी मंत्री पद के लिए बताई जा रही है। कृष्ण मिड्ढा भी जो कि जिन से हैं, उनकी दावेदारी है। कृष्ण बेदी नरवाना से। मूलचंद शर्मा काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, इनको बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बल्लभगढ़ जीत के आए मंत्री बनाया सकता है। अरविंद शर्मा गोहाना से जो जीत करके आए हैं, ये भी यहाँ पर दावेदार हैं मंत्री पद के। साथ ही कृष्णा अहलावत सोनीपत से जीत कर आई हैं, ये एक महिला चेहरा नायब सिंह सैनी सरकार में हो सकती हैं। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से हैं। 1-2 नाम और भी हैं। आरती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, अटेली से जीत करके आई, ये भी दावेदार हैं। श्रुति चौधरी जो कि किरण चौधरी की बेटी है, तोशाम से जीत कर आई हैं, ये भी दावेदार हैं। इसके अलावा रणबीर सिंह गंगवा जो कि बरवाला से जीत कर आए, ये भी दावेदार बताए जा रहे हैं। श्याम सिंह राणा यमुनानगर से, हरविंदर कल्याण घरौंदा से, और साथ ही महिपाल ढांडा पानीपत से जीत कर आए हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो कि मंत्री पद के दावेदार हैं। अब कल देखना होगा किसकी लॉटरी यहाँ पर लगती है। और अगर हम बात करें कि जो मंत्रियों के नाम चल रहे हैं, इनका ब्रेकअप किस तरह का है, तो उस पर भी एक बार नज़र डाल सकते हैं। इनमें जो संभावित नाम है, इनको लेकर के हम देखना चाहते हैं कि 3 जाट इसमें हो सकते हैं, 3 अहिरवाल हो सकते हैं, 2 पंजाबी और 2 ब्राह्मणों को मंत्री बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ ही अगर राजपूत की बात करें तो 1 राजपूत, 1 रोड समाज से, 1 वैश्य, 1 ओबीसी और 2 एससी समाज से मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के कंपोजिशन है जो कि एक संभावित नज़र दिखाई दे रही है हरियाणा के संभावित मंत्रिमंडल की। तो ये जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और अगर कुल विधायकों की बात करें तो बीजेपी के कितने विधायक जीत करके आए हैं, तो 48 में से 9 विधायक जो हैं वो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं। 8 पंजाबी विधायक जीत करके आए हैं, 7 ब्राह्मण समाज से हैं और 6 यादव समाज से जीत करके आए हैं। साथ ही 6 जाट हैं, 4 गुर्जर हैं, 2 राजपूत और 2 वैश्य जीत करके आए हैं। तो इस तरह से बीजेपी के पास काफ़ी स्कोप है सभी समाजों को की नुमाइंदगी देने के लिए। 2 रोड से, 1 ओबीसी और 1 सैनी भी हैं। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के समीकरण यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर बीजेपी अपने कल मंत्रिमंडल की जो शपथ होने जा रही है उसमें देखना होगा कि किस तरह से ये किया जाता है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। हरियाणा पर जो शपथ होने जा रही है कल, उसके बारे में बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, इस पर हमारे खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। तो नायब सिंह सैनी कल शपथ लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, तमाम वरिष्ठ मंत्री तो शामिल होंगे ही। एनडीए के भी सभी मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास बीजेपी कर रही है, जहां पर कि एनडीए की एकता हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह के जरिए दिखाई जाएगी। इन सभी मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कि विकास के एजेंडे पर और संविधान के 75 वर्ष पर चर्चा की जाएगी। तो कल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से होने जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी जी, ये जो कोशिश है बीजेपी की कल एक बड़ा मंच पर सबको इकट्ठा लाकर दिखाने की, एनडीए की एकता दिखाने की, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज इंडिया की एकता श्रीनगर में दिखाई दी। आप उसको किसी से कंपेयर मत करिए। हमारे यहाँ जब भी शपथ ग्रहण होती है, हम सब मुख्यमंत्रियों को जो एनडीए के हिस्सा हैं और वह सब नेता जो एनडीए के हिस्सा हैं, उनको सबको निमंत्रण जाता है। वो बेशक मध्य प्रदेश, अच्छा राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप कृपा करके क्लिप देख लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। एक रूटीन प्रोसेस है, रूटीन प्रोसीजर है। परंतु हाँ, एक बड़ा दिन है क्योंकि तीसरी बार लगातार हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है। जनता ने सेवा करने का तीसरी बार मौका दिया है, इसलिए बड़ा दिन है। क्योंकि हरियाणा में कभी हुआ नहीं कि 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली किसी पार्टी की सरकार बनी हो। भाजपा पहली पार्टी है जिसको लोगों ने इतना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आपके वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख रहा था कि जाट और ओबीसी और वैश्य और बाकी जो समाजों की आप जानकारी दे रहे थे। आपने एक बात तो साबित कर दी
कि सब समाजों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। ये जो था ना कि नहीं जाट वर्सेस नॉन जाट, जी। शेड्यूल कास्ट वर्सेस नॉन जाट, वो सब नहीं हुआ। मतलब हमारे यहाँ जाट भी जीते हैं, हमारे यहाँ गुजर भी जीते, राजपूत भी जीते, वैश्य भी जीते, पिछड़ी जाति से भी जीते, ओबीसी भी जीते। हर समाज, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन उन 48 एमएलएस में है। क्योंकि ये जो नोशन था ना कि हम एक कम्युनिटी को खुश कर लेंगे और बाकी कम्युनिटी को नाराज कर होता तो होता रहे, ये चलता नहीं राजनीति में। लेकिन डॉली जी जो अगर है आप वो सोचें- मुस्कुरा रही हैं आपकी बात सुन के डॉली जी, लेकिन एक बात तो ज़रूर आपको परेशान कर रही होगी कि जो हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के लिए बीजेपी अब नए हौसले के साथ मैदान में है, और कल जिस तरह से एकता का प्रदर्शन किया जाएगा एनडीए का, वही फार्मूला महाराष्ट्र में और झारखंड में भी सीटों के बंटवारे में किया जा रहा है एनडीए के सहयोगियों के बीच। अखिलेश जी, मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, मुबारकबाद हरियाणा की जनता को, और उम्मीद करूंगी कि जो अब तक हरियाणा की जनता के साथ होता हुआ आया वो अब ना हो। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अधूरा ही रहा झांसों में जो अरमान किसका है, तरक्की हो यहाँ लोगों की इस पर ध्यान किसका है, कभी मजहब तो कभी जात पर, जात में है बांटते सबको, नफा इसमें तो उनका है मगर नुकसान किसका है। ईश्वर करे कि मुझे अब क्या है भारतीय इसमें जनता प्लीज पार्टी हरियाणा की बेटियों को सम्मान दे। ईश्वर डॉली, करे ये आप पे कि एप्लीकेबल किसानों होता है, के लिए एक बार दोबारा बॉर्डर बोल दें। अपना बंद हो। ईश्वर करे जो डॉली हरियाणा के युवाओं को डॉली आपने एक बार ये, बेरोजगारी दी अरे है, डॉली जी एक बार ये अग्निवीर दोबारा दिया बोल दें है, आप, ये उस पर पूरा अब पूरा आप पे काम हो। ठीक बैठता है। क्योंकि जी धर्म, जो जात एक मिनट और डॉली जी, बोल वोट रहा का है आपकी जिस बात जातियों तरीके में से बांटने की बात, पोलराइजेशन भारतीय धर्म जनता पे पार्टी बांटने की करती बात, है, वो आप पे उसी ठीक तरीके बैठती है। से उतना ही ध्यान हरियाणा की जनता के विकास में लगाए। ठीक मैं है, उम्मीद करूंगी। ठीक है। नीरजा जी आपके पास आना चाहूँगा, ये जो कल शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है हरियाणा में, ऐतिहासिक अवसर है बीजेपी के लिए, तीसरी बार, कोई पहली बार पार्टी इस तरह की सरकार बनाने जा रही है वहाँ पर, और जो एनडीए के सारे मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करके क्या संदेश बीजेपी देना चाह रही हुई महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से ठीक पहले, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम आए उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार दबाव में थी, बीजेपी दबाव में है, क्या ये उससे निकलने की भी एक कोशिश है? देखिए, जब से लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया है तो बीजेपी ने फोकस किया है कि ये एनडीए की सरकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी उनका वही एम्फोसिस लग रहा है कि सरकार एनडीए की है, चाहे बीजेपी जीती हो या नहीं। तो कोalition की बहुत अहमियत बड़ी है, और यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन जो देने की बात है, अब कल देखेंगे कि सरकार में कौन कौन आता है, लेकिन नायब सिंह सैनी का रिपीट होना, थर्ड टर्म की सरकार में एक नया सितारा है। नायब सिंह सैनी नौजवान है, ओबीसी चेहरा है और हिंदी हार्टलैंड का है। जी। और जो ओबीसी और दलित का कंसोलिडेशन हुआ है भाजपा के पीछे हरियाणा में, क्या वो रिपीट होगा महाराष्ट्र में, ये एक सवाल बना हुआ है। और मुझे लगता है काफी अहमियत रखता है ये कि वहाँ की पॉलिटिक्स को कितना इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि आपने कहा कि जीतने से एक उत्साह तो काडर में पैदा होता है, लीडरशिप में भी पैदा होता है, तो अब वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जो कास्ट का कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ जातियों का, दलित जैसे मूव किया था तो ये जो कल वाल्मीकि कांग्रेस की जयंती तरफ, पर वो शपथ ले रहे वापस हैं से- नीरजा जी, वाल्मीकि जयंती पर शपथ ले रहे हैं, ये भी अपने आप में बिल्कुल, बहुत बड़ा उसकी बहुत संदेश है। सिंबलिज्म है उसका बहुत, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दलित का वापस जाना, एक सप्ताह दलित का बीजेपी की तरफ, ये बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है। जी और क्या अगले चुनाव जो आ रहे हैं उसमें भी वो चीज होने वाली है। जी, शुक्रिया आपका नीरजा जी, डॉली जी और आरपी जी, आपका धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज की खास बात ये थी कि दो शपथ ग्रहण समारोह हैं और दो बड़े संदेश दिए जा रहे हैं। जहां पर आज श्रीनगर में इंडिया की एकता का संदेश दिया गया है, वहीं कल नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एनडीए की जो एकता है उसका संदेश भी दिया जा रहा है। सारे एनडीए के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक भी इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं, और साथ ही कल वाल्मीकि जयंती भी है, उस पर शपथ ग्रहण समारोह रखकर बीजेपी दलित समुदाय को भी एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही है। दो शपथ, दो बड़े संदेश। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।